अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। गुज़िश्ता 10 माह से इमरान खान एक के बाद एक बयानियाँ बदल रहे हैं और इस हवाले से बयानात भी बदल रहे हैं और गलत बयानी से भी बढ़कर सरीहन झूठ बोल रहे हैं। मगर एक झूठ पर जब सवाल उठता है तो दूसरा झूठ बोल देते हैं, फिर जब दूसरे झूठ पर सवाल उठता है तो आगे बढ़कर तीसरा झूठ बोल देते हैं और उनके सपोर्टर्स और पार्टी रहनुमा हर झूठ का उसी जोश से दिफा भी करते हैं। बैरूनी साजिश से लेकर कौमी असम्बली से इस्तीफे दे रहता है कि इमरान खान का मौक़िफ़ बार बार बदल जाता है और हर मौक़िफ़ को तहरीक इंसाफ अपनी फतह करार देती है। और तहरीक इंसाफ की हुकूमत किसने गिराई, इस पर भी इमरान खान का मौक़िफ़ एक नहीं है। पहले अमेरिका जैसी सुपर पावर पर इल्ज़ाम लगा दिया और फ़ौज को न्यूट्रल होने पर जानवर कह दिया और कहा कि मेरी हुकूमत बचाई क्यों नहीं। फिर यू टर्न लेकर कहा कि मैं अमेरिका पर इल्ज़ाम को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहता हूँ और फिर जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के बाद बराह रास्त जनरल बाजवा पर इल्ज़ाम लगा दिया, मगर मौजूदा हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत ही करार देते रहे। फिर गुज़िश्ता दिनों पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी पर अपनी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम लगा दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट को मौजूदा हालात का जिम्मेदार करार दे दिया और अब 10 माह तक अमेरिका पर साजिश का इल्ज़ाम लगाने के बाद इमरान खान ने यह यू टर्न ले लिया है कि उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश अमेरिका से इम्पोर्ट नहीं हुई थी बल्कि जनरल बाजवा ने अमेरिका को एक्सपोर्ट की थी। मगर दिलचस्प बात यह है कि बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान ने सुपर पावर और पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट पर इल्ज़ाम लगाकर मुल्क की पूरी खारजा पॉलिसी को दांव पर लगा दिया, मुल्क को ही कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया। और आज जब इस बयानिए से 10 माह बाद पीछे हट रहे हैं तो उसे भी मुल्क पर एहसान के तौर पर पेश कर रहे हैं कि अमेरिका से पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए और ज़ाती अना को पीछे रखना चाहिए। लेकिन कोई नई मालूमात सामने नहीं आई हैं, ना ही कोई नए सबूत इमरान खान सामने लाने को तैयार है। बस उनका अमेरिकी साजिश का झूठ फ्लॉप हो गया तो अब वो एक नया झूठ बोल रहे हैं कि साजिश अमेरिका से इंपोर्ट नहीं हुई बल्कि जनरल बाजवा ने अमेरिका को एक्सपोर्ट की थी, जिससे एक बार फिर यह साबित हो गया है कि इमरान खान ने बैरूनी साजिश के बयानिए पर सिर्फ गलत बयानी नहीं की बल्कि सरीहन झूठ बोला था और फिर इसी झूठ की बुनियाद पर अपनी सियासत को हकीकी आज़ादी का नाम दे दिया और नाम देकर जलसे शुरू कर दिए। इसे हक़ व बातिल की जंग और जिहाद का नाम दे दिया। सियासत, सहाफ़त, अदलिया और फ़ौज सबको निशाना बनाया। इसी झूठ की बुनियाद पर मुखालिफ सियासतदानों को अमरीकी एजेंट और गद्दार कहा। यह फतवा भी दे दिया कि उन्हें वोट देना शिर्क है। उनके बच्चों से शादियां ना करने के हवाले से बयानात दिए गए। मुखालिफ सियासतदानों के बच्चों को स्कूलों में हिरासा करने की धमकियां तक दी गई। मौजूदा हुकूमत को बाहर से मुसल्लत की गई इंपोर्टेड हुकूमत कह दिया गया। मीडिया को बिकाऊ माल करार दे दिया गया। अस्करी क़यादत को न्यूट्रल्स का नाम देकर मीर जाफर, मीर सादिक, हैंडलर, सहूलतकार और जानवर तक कहा गया। यह भी कह दिया गया कि आपसे आखिरत में अल्लाह सवाल पूछेगा। इस झूठ की आड़ में इमरान खान ने अदलिया पर भी इल्ज़ाम लगा दिया कि वो मुल्क के खिलाफ इंतहाई संगीन साजिश की तहकीकात नहीं कर रही है। इसी झूठ की बुनियाद पर इमरान खान ने मुल्क भर में एहतजाज की कॉल्स दी, जलसे किए, इंटरव्यूज़ दिए, तकरीरें की। सोशल मीडिया पर इस बयानिए के हामियों ने इख्तलाफ करने वालों को गालियाँ दी। इस नाम निहाद झूठे बयानिए पर सवाल उठाने वालों को झूठा, गद्दार, एजेंट और बिकाऊ कहा गया। लेकिन फिर एजेंसियों की तहकीकात, हक़ाइक़ और ऑडियो लीक से यह साबित हो गया कि यह पूरे का पूरा बयानिया झूठ पर मबनी था और ख़ुद इमरान खान के अल्फाज में एक सियासी खेल था। और इस झूठ की बुनियाद इमरान खान और आज़म खान की गुफ्तगू के दौरान रखी गई थी। उस वक्त रखी गई थी कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे और आज़म खान वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। यानी इमरान खान मुसलसल एक बयानिया बनाते रहे जिसकी बुनियाद झूठ पर है। और अब 10 माह बाद पूरी कौम में तकसीम का बीज बोने के बाद इमरान खान ने अमेरिका मुखालिफ बयानिए पर यू टर्न ले लिया है। लेकिन सवाल यह है कि इमरान खान के इस बेबुनियाद बयानिए की वजह से कौम में जो तकसीम और नफरत पैदा हो गई वो कैसे ख़त्म होगी। मेरा बैरूनी साजिश के बयानिए पर इमरान खान पहली दफ़ा एक्सपोज नहीं हुए हैं बल्कि गुज़िश्ता 10 महीनों में कई बार खुद उनकी तरफ से बैरूनी साजिश का बयानिया झूठा होने का सच सामने आ चुका है। पहले इमरान खान बैरूनी साजिश का बयानिया बनाते वक्त अमेरिका का नाम लेने पर भी तैयार नहीं थे और उनकी एक ऑडियो लीक भी सामने आई थी जिसमें वो शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और आज़म खान को सख्ती से ताकीद कर रहे थे कि अमेरिका का नाम नहीं लेना है। हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है किसी सूरत में। हम सो इस इशू के ऊपर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए कि किस मुल्क से लेटर आया है। मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुनना चाहता। इसके बाद फिर एक और ऑडियो लीक आई जिसमें इमरान खान अमरीकी साजिशी बयानिए पर असद उमर और शेरी मजारी से बात करते हैं और बताते हैं कि कैसे हमने मीर जाफर और मीर सादिक के नामों पर लोगों को स्पून फीड करना है क्योंकि लोगों के जहन इस वक्त ज़रख़ेज़ ज़मीन की तरह है, यानी जो भी कहेंगे वो यकीन कर लेंगे। इसके अलावा 31 मार्च 2022 की तकरीर में इमरान खान ने खुद ही अमेरिका का नाम ले लिया। 8 मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से
इसके बाद इस बयानी में मीर जाफर और मीर सादिक भी शामिल होते गए। ये कौन थे मीर जाफर और मीर सादिक? मीर जाफर जो मुसलमानों का, मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपहसालार था, कमांडर इन चीफ था। उसने अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की सिराजुद्दौला से। और मीर सादिक वो था जिसने टीपू सुल्तान से आखिर में जाके अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की। जो इस साजिश को कामयाब होने से रोक सकते थे। मेरा सबसे सवाल है कि क्या आप अगर ये समझते हैं कि कौम आपको माफ कर देगी, कि आप कहें जी हम न्यूट्रल हैं, कौम नहीं माफ करेगी। आप अपने चौकीदार को माफ करेंगे अगर आपके घर पे डाका पड़े और चौकीदार कहे मैं न्यूट्रल हूं। लेकिन फिर ये कहना शुरू कर दिया कि मान लेते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने साजिश नहीं की, लेकिन उसे रोक तो सकते थे। चले मानते हो कि एस्टेब्लिशमेंट ने कोई इसके ऊपर साजिश नहीं की, लेकिन रोक तो सकते थी ना। जानते तो थे इनका माजी। क्या इनका माजी नहीं पता था? जनरल बाजवा जब तक ओहदे पर रहे तो ये बयानिया रहा, लेकिन जनरल बाजवा के रिटायर होते ही बैरूनी साजिश का सारा इल्जाम एक आदमी यानी जनरल बाजवा पर लग गया। 8 महीने पहले एक आदमी ने जो फैसला किया, जो जुल्म किया इस मुल्क के ऊपर, कोई दुश्मन नहीं कर सकता। एक गवर्नमेंट गिराई एक आदमी ने। मगर फिर अचानक गुज़िश्ता दिनों इमरान खान ने यह कह दिया कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मुबैना बैरूनी साजिश के मरकजी किरदार थे। मुझे IB की बाकायदा रिपोर्ट्स आती थी। एक आदमी ने सबसे ज्यादा कोशिश की हमारी हुकूमत गिराने की, उसका नाम मोहसिन नकवी था। हर जगह मोहसिन नकवी का नाम आता था कि इसने सबसे ज्यादा कोशिश की इस कॉन्स्पिरेसी को कामयाब करने। और यानी इमरान खान जिन्होंने पहले ये कहना शुरू किया था कि उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के ताकतवर तरीन ओहदेदारों ने की, मगर उसमें पाकिस्तान की फ़ौज न्यूट्रल थी। फिर ये कहना शुरू किया कि इसके लिए अमेरिका ने पाकिस्तान के ताकतवर तरीन इदारे यानी पाक फ़ौज और उसके ताकतवर तरीन फ़र्द यानी आर्मी चीफ को साथ शामिल किया। इसमें तहरीक इंसाफ के अलावा पाकिस्तान की सारी सियासी क़ुव्वतों को शामिल किया गया, पाकिस्तान के दीगर ताकतवर तरीन इदारों को साथ मिलाया गया। वही इमरान खान चंद हफ्ते पहले ये कह रहे थे कि उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश का मरकजी किरदार लाहौर में एक न्यूज़ चैनल चलाने वाले मोहसिन नकवी हैं। और अब कह रहे हैं कि साजिश तो अमेरिका से इम्पोर्ट ही नहीं हुई, बल्कि जनरल बाजवा ने अमेरिका को एक्सपोर्ट की थी। सिर्फ यही नहीं, इमरान खान ने अपने साजिशी बयानी से मुताल्लिक गलत बयानी भी की कि क्योंकि वो रूस गए और रूस से सस्ता तेल खरीदने का मुआहदा कर लिया था, इसलिए अमेरिकी साजिश के जरिए उनकी हुकूमत गिराई गई। इमरान खान ने आज भी बयान दिया कि मैंने सदर पुतिन से तय कर लिया था कि वो जिस तरह भारत को सस्ता तेल दे रहे हैं हमें भी दें। मैं जब गया हम तय करके आ गए थे, मैंने सदर पुतिन से तय कर लिया था कि जिस तरह हिंदुस्तान को सस्ता तेल दे रहे हैं हमें भी वो सस्ता तेल दें। ना तो इमरान खान के रूस के दौरे के दौरान किसी भी मीटिंग में और ना ही किसी भी प्रेस रिलीज में रूस से सस्ता तेल खरीदने का कोई भी जिक्र था। और ख़ुद उस वक्त के रूसी सफ़ीर वाजे कर चुके हैं कि इमरान खान हुकूमत के साथ सस्ते तेल का कोई मुआहदा नहीं हुआ। बाद में मौजूदा हुकूमत ने भी पोजीशन अख्तियार की कि इमरान खान की हुकूमत में अगर रूस से कोई मुआहदा हुआ था तो इसका कोई दस्तावेजी सबूत मौजूद क्यों नहीं है। बहरहाल अब ये वाज़ेह होने लगा है कि इमरान खान अपने बयानी में फंस चुके हैं और अमेरिका पर साजिश के इल्ज़ाम से पीछे हटना चाहते हैं। और हकीकत भी यह है कि इमरान खान अवामी सतह पर तो अमेरिका मुखालिफ जज्बात भड़काते रहे हैं और अपनी सियासत चमकाते रहे हैं, लेकिन अंदर से अमेरिका से अपने ताल्लुकात के लिए काम करते रहे हैं। गुज़िश्ता साल अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए और अमेरिका में तहरीक इंसाफ की इमेज बिल्डिंग के लिए तहरीक इंसाफ ने अमेरिका में पब्लिक रिलेशन की एक फर्म फेंटन आर्लुक की खिदमत हासिल की और माहाना $25,000 अदा करने का मुआहदा कर लिया। इस फर्म की जिम्मेदारी थी कि यह फर्म तहरीक इंसाफ को अमेरिका में पब्लिक रिलेशन सर्विस फराहम करे, आर्टिकल छपवाए, तहरीक इंसाफ के अहदेदारों या हामियों के इंटरव्यूज़ करवाए और सोशल मीडिया के हवाले से उन्हें मशवरे दे। अब इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर कोई जमात चाहती है कि अमरीकी मीडिया और अमरीकी सियासतदानों में उसका मस्बत तासुर कायम हो तो गलत नहीं है, मगर यह सब खुद तहरीक इंसाफ के अपने बयानी के खिलाफ है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम में तहरीक इंसाफ अमरीका मुखालिफ जज्बात को भड़काती रही है, अमरीका मुखालिफ बयानियाँ बनाती रही है और इसी बयानिए पर इलेक्शन भी लड़ना चाहती है और दूसरी तरफ चाहती है कि अमरीकी मीडिया और हुकूमत में उसका मस्बत तासुर कायम हो। गुज़िश्ता साल इसकी एक और मिसाल सामने आई थी। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने खैबर पख्तूनख्वा का दौरा किया। वहाँ पर तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला महमूद खान से मिले, वज़ीर सेहत तैमूर झगड़ा से मिले, सूबाई हुकूमत को USAID की तरफ से एम्बुलेंसेस का अतिया दिया, मगर खुद तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेरी मज़ारी ने अमरीकी सफ़ीर के इस दौरे पर भी तनकीद कर दी। डॉक्टर शेरी मज़ारी ने ट्विटर पर अपनी पोस्ट में सिर्फ वो तस्वीर शेयर की जिनमें फ़ौजी हुकाम और अमरीकी सफ़ीर को तोरखम बॉर्डर के करीब एक पोस्ट पर ब्रीफिंग दे रहे हैं, सिर्फ वो तस्वीर शेयर की, जबकि इस दौरे की वो तस्वीर शेयर नहीं की गई जिनमें अमरीकी सफ़ीर तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आला महमूद खान समेत दीगर वज़रा और सूबाई हुकाम से मुलाकात कर रहे थे और ट्वीट में कहा कि अमरीकी सफ़ीर और उनका गैंग पाकिस्तान के हसास इलाकों पर
परवास करते हुए ज़मीन का मुआयना कर रहे हैं, जबकि मौसूफ को सरकारी ब्रीफिंग भी मैसर है और रेड कार्पेट भी मैसर है। इन इलाकों में तो आम पाकिस्तानी भी कदम नहीं रख सकते। क्या हम गुलाम हैं? क्या ब्लूम वाइसराय है और उसका नाम और तकब्बुर सब पर हावी है? हुकूमत की तब्दीली की अमरीकी साजिश के एजेंडे का एक और नुक्ता पूरा हुआ। ये सब श्री मज़ारी ने लिख दिया। अब एक तरफ तहरीक इंसाफ ही से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आला अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात कर रहे थे। अमरीकी सफ़ीर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मातहत इलाके का दौरा कर रहे थे और दूसरी तरफ खुद तहरीक इंसाफ की रहनुमा श्री मज़ारी अवाम के सामने अमरीकी सफ़ीर के दौरे पर तनकीद कर रही थी और ख़ुद वो तस्वीर शेयर कर रही थी जो इस बयानिए को सूट करती थी। ताहम जब शेरी मज़ारी पर तनकीद हुई तो उन्होंने एक और ट्वीट में लिखा कि हुकूमतों का आपस में समाजी और इक़्तिसादी मुआहदे करना मामूल का अमल है, मगर एक सफ़ीर को हसास इलाकों तक रसाई देना सिक्योरिटी का मामला है। फिर इसी दौरान एक और पेशरफ भी हुई। उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से अमरीकी कौंसिल जनरल ने भी मुलाकात की और पाक अमरीका ताल्लुकात पर गुफ्तगू भी हुई। फिर खुद फवाद चौधरी अमरीकी सफ़ीर से मुलाकातें करते रहे और मीडिया में जब खबर आ गई तो उन्होंने इसका एतराफ़ भी कर लिया और इन मुलाकातों को तहरीक इंसाफ सिफारतकारी का नाम देती रही, मगर अवाम में मकबूलियत के लिए अमरीका मुखालिफ कैंपेन भी जारी रखती रही और साथ ही अमरीका में अपने बेहतर इमेज के लिए एक PR फर्म की खिदमत भी हासिल कर चुकी थी। और अब यह सूरत हाल हो गई है कि अमरीकी साजिश समेत इमरान खान के तमाम इल्ज़ामात का मरकज़ साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बन चुके हैं। इमरान खान ने जनरल बाजवा पर इल्ज़ाम भी लगा दिया है कि हुकूमत मेरी थी मगर जनरल बाजवा सुपर किंग थे और मैं पंचिंग बैग था। जो पावर इस जनरल बाजवा के पास थी, सुपर किंग था, सबके ऊपर बैठा हुआ था, सारे फैसले उसके। एक आदमी को जब इतनी ज्यादा पावर मिल जाए लेकिन उसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेक नहीं कर सकता। तनकीद तो इमरान खान की होती थी हर दूसरे दिन, हर रोज टीवी पे गालियां सुन रहा हूं, तनकीद हो रही है। पंचिंग बैग तो मैं था। हुकूमत में इमरान खान कहते थे कि हुकूमत के सारे फैसले मैं खुद करता हूं। जो भी फैसला है जिम्मेदार मैं हूं और मैं जिम्मेदार ऐसे हूं कि ये कोई फैसला मेरे पूछे बगैर नहीं होता, डिबेट किए बगैर नहीं होता। अगर मुझे बाहर से ओपिनियन लेना पड़े मैं बाहर से ओपिनियन लेता हूं। आज इमरान खान जिस जनरल बाजवा पर अपनी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसी जनरल बाजवा को पहली तौसी के बाद भी उन्होंने 2 दफ़ा तौसी की पेशकश की और ये बात मानी। और दिलचस्प बात यह है कि अपनी हुकूमत जाने के बाद भी इमरान खान मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती रोकने के लिए जनरल बाजवा को तौसी देने का मुतालबा कर रहे थे। फवाद चौधरी ने भी तौसी के मुतालबे की तस्दीक की थी और खुद इमरान खान ने भी तस्दीक कर दी थी। मगर आज इमरान खान खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि वो तो कठपुतली थे और हुकूमत जनरल बाजवा चलाते थे। हालांकि खुद इमरान खान कई बार कह चुके हैं कि अपनी इसी हुकूमत को बचाने के लिए वो जनरल बाजवा को बार बार तौसी की पेशकश करते रहे। ये भी गिला कर चुके हैं कि अगर हुकूमत गिराई नहीं थी तो बचा तो सकते थे, यानी वो हुकूमत जिसमें बकौल इमरान खान के वो कठपुतली थे, इख्तियार सारा जनरल बाजवा के पास था, उसे बचाने के लिए वो उन्हीं जनरल बाजवा को एक और तौसी देने के लिए भी तैयार थे और हुकूमत जाने के बाद भी इसी जनरल बाजवा से हमारे सदर में मुलाकातें भी करते रहे, जिसने इमरान खान के मुताबिक पहले तो उन्हें कठपुतली वज़ीर आज़म बनाकर रखा और फिर अमेरिका के सामने उनकी बुराइयाँ की और उनकी हुकूमत गिराने की साजिश भी एक्सपोर्ट की। मगर रिटायरमेंट के बाद सारे इल्ज़ाम जनरल बाजवा पर लगा दिए हैं, जो हुकूमत में बतौर इमरान खान तारीख के बेहतरीन और सबसे जमहूरी आर्मी चीफ थे। जो जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, हर जगह सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी तो आज पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। तौसी के बाद भी ऐसे तारीफें करते थे और जब अपोजिशन उन पर तनकीद करती तो कहते थे कि मेरा इंतखाब बिल्कुल दुरुस्त था। अल्लाह का खास शुक्र अदा करता हूं कि अगर ये ISI के चीफ को और आर्मी चीफ के खिलाफ बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने बिल्कुल ठीक इनको मुंतखब किया। ये मेरी सिलेक्शन बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि अगर ये डाकू उनके खिलाफ बोल रहे हैं इसका मतलब वो ठीक लोग हैं। इमरान खान ऐसे ही बयानियाँ बनाते हैं, झूठ को सच और सच को झूठ बनाकर पेश करते हैं और फिर कुछ अरसे बाद खुद ही अपने बयानिए से पीछे हट जाते हैं और शर्मिंदगी का इजहार भी नहीं करते हैं, कोई नया झूठ बोल देते हैं। 2013 के इलेक्शन के बाद इमरान खान ने सीनियर सहाफ़ी और पंजाब के निगरान वज़ीर आला नजम सेठी पर 35 पंक्चर का इल्ज़ाम लगाया, उन पर नून लीग के हक में धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। देखिए इमरान खान ने कैसे नजम सेठी पर बराह रास्त इल्ज़ाम लगाए और बयानियाँ बनाया। 35 पंक्चर तो वाज़े तौर पे मुलव्वस थे। तीसरा जो खिलाड़ी इसमें था वो 35 पंचर वाले नजम सेठी साहब के टेकर गवर्नमेंट वाले, ये साथ मिले हुए थे। तोहफा दिया गया, ये 35 पंचर का तोहफा दिया गया या पता नहीं किस। ना सिर्फ इल्ज़ाम लगाया बल्कि बार बार दोहराया, पूरा बयानिया बनाया, मीडिया को डिस्क्रेडिट किया। नजम सेठी पर इल्ज़ाम की आड़ में दीगर सहाफ़ियों खासतौर पर जियो के खिलाफ मुहिम चलाई, मगर बाद में खुद अपने बयान से पीछे हट गए और 1 जुलाई 2015 को कह दिया कि 35 पंक्चर वाला बयान तो सियासी बात थी। हमने तो 35 पंक्चर लेके नहीं है तो सियासी बात है ना, असल चीज तो प्रूफ देनी थी। अच्छा 35 पंक्चर सियासी बात थी, मान गया। सियासी बात का मतलब कि एक ब्रिगेडियर सैमसन ने हमें बताया, उन्होंने मुर्तज़ा पोया से सुना तो वो ट्वीट हो गई और वो 35 पंक्चर बन गया। जब इमरान खान ने यह कहा तो फिर अगले दिन मौजूदा सदर
आरिफ अलवी ने भी 35 पंक्चर के इल्ज़ाम पर माफ़ी मांग ली और इस इल्ज़ाम को अफवाहों में से एक अफवाह करार दे दिया। इसके अलावा इमरान खान ने चंद सहाफ़ियों के सामने ये भी माना कि उन्होंने नजम सेठी को इसलिए डिस्क्रेडिट किया क्योंकि उन पर वो तनकीद करते थे और पढ़ी लिखी ऑडियंस उन्हें संजीदा लेती थी, इसलिए इल्ज़ामात लगाकर डिस्क्रेडिट कर दिया ताकि कोई भी उन पर एतबार ना करे। फिर खुद नजम सेठी ने इमरान खान के इल्ज़ामात पर अदालत में केस कर दिया, मगर इमरान खान अदालत में भी अपने ही इल्ज़ामात का दिफा करने को तैयार नहीं है। इसी तरह गुज़िश्ता साल इमरान खान ने जैसे काजी फायजीसा के खिलाफ रेफरेंस को भी अपनी गलती करार दे दिया। हालांकि जब हुकूमत में थे तो रेफरेंस फाइल किया, बाकायदा तौर पर हुकूमती वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सोशल मीडिया पर इंतहाई गलीज़ मुहिम फायजीसा के खिलाफ चलाई गई, मगर जब हुकूमत चली गई तो उसे गलती करार दे दिया। और फिर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी भी अपनी पोजीशन से पीछे हट गए। उन्होंने भी एतराफ़ किया कि अगर इमरान खान समझते हैं कि उन्हें ये नहीं करना चाहिए था तो मुझे भी नहीं करना चाहिए था। यही अमल है जो इमरान खान बार बार दोहराते हैं, एक इल्ज़ाम लगाते हैं, फिर उसको बार बार दोहराते चले जाते हैं, बयानियाँ बना देते हैं और फिर वो इल्ज़ाम झूठा साबित हो जाता है तो आगे बढ़कर एक और इल्ज़ाम लगा देते हैं, एक और झूठ बोल देते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उसे बोलना शुरू कर देते हैं और दोहराना शुरू कर देते हैं। और यही अमरीकी साजिश के बयानी के खिलाफ हुआ, के हवाले से हुआ, यही जस्टिस फायजीसा के हवाले से हुआ, यही 35 पंक्चर के हवाले से हुआ और यही कुछ नज़र आ रहा है। हमने तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं को आज दावत दी कि वो इस पर बात करें आकर, मगर कोई भी प्रोग्राम में आने को तैयार नहीं हुआ। प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मुल्क के 2 सूबों में इंतखाबात से मुताल्लिक बेयकीनी बरकरार है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियाँ तहलील हुए 1 महीना होने वाला है, मगर अब तक नए इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। पंजाब असेंबली 14 जनवरी और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली 17 जनवरी को तहलील हुई थी। आइन के तहत दोनों असेंबलियों की तहलील के 90 दिन के अंदर नए इंतखाबात होने हैं, मगर अभी तक इलेक्शन की तारीख ही नहीं दी गई है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने 17 जनवरी को सूबाई असेंबली तोड़ने की समरी पर दस्तखत कर दिए थे और उनकी जानिब से तारीख ना दिए जाने के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। पंजाब में इलेक्शन की तारीख लेने के लिए भी तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था, जहाँ गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने मौक़िफ़ अपनाया था कि उन्होंने असेंबली तोड़ने की समरी पर दस्तखत नहीं किए और असेंबली अज खुद तहलील हुई, इसलिए वो इलेक्शन की तारीख भी नहीं देंगे। और लाहौर हाई कोर्ट ने जुमे की रात अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया था कि वो गवर्नर की मुशावरत से पंजाब में इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। और आज इलेक्शन कमीशन ने सूबे में इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत के लिए गवर्नर पंजाब को कल यानी 14 फरवरी को मुशावरत के लिए खत लिख दिया है। इलेक्शन कमीशन के एलामिये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर पंजाब से मुशावरत के लिए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को हिदायत कर दी है। सेक्रेटरी की सरबराही में स्पेशल सेक्रेटरी और डीजी लॉ इंतखाबात से मुताल्लिक गवर्नर पंजाब से मुशावरत करेंगे और इसके बाद इलेक्शन कमीशन को ब्रीफ करेंगे। आज इमरान खान ने फिर इलेक्शन की तारीख ना मिलने पर बात की और कहा कि आइन और कानून कहता है कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, लेकिन ये लोग इलेक्शन करवाने की बात पर यह कहते हैं कि पैसा नहीं है। ये तमाशा देख लें, पाकिस्तान में आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने हैं, वो सारे मिलके कह रहे हैं कि नहीं जी 90 दिन में इलेक्शन नहीं, और बहाने मार रहे हैं कि कोई जी पता नहीं पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, सोचे कहते पैसे नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए, ये तो डायरेक्ट ये भी आइन की कॉन्ट्रोवेंशन है। साबिक वज़ीर आज़म शहद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए। भाई साहब पहले जो इलेक्शन का मामला है, अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी इलेक्शन नहीं चाहते हैं ये कि 90 दिन के अंदर हो, हालांकि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया, गवर्नर तारीख दे नहीं रहे हैं। वजारत ख़जाना का कहना कि जी इलेक्शन कमीशन को फंड नहीं दिए जा सकते, या फिर वजारत दिफा या वजारत दाखिला सिक्योरिटी देने से मुआवज़त करे। आप समझते हैं आपकी हुकूमत ये ठीक कर रही है या हर हाल में इलेक्शन होने चाहिए 90 दिन में? देखिए, इलेक्शन आइन के तहत बड़ा वाज़ेह है कि इलेक्शन अगर असेंबली तहलील होगी तो 90 दिन के अंदर होंगे, इसमें कोई इबहम नहीं है। और आइन जो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है वो कहता है नॉट लेटर दैन, यानी उसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। अब अगर इलेक्शन कमीशन जिसकी ज़िम्मेदारी है आइनी कि वो इलेक्शन करवाए, वो ये समझता है कि इलेक्शन नहीं हो सकते इस अरसे में, उसको जवाज़ देना होगा और वो जवाज़ अदालत में जाएगा, उसकी तशरीह भी अदालत ही करेगी। ये इसमें सारी बात है। और दूसरी एक ये जो 245 के तहत जो एक्सटेंशन हो सकती है, ये कोई अमल होने के बाद उसकी आप उसका जवाब देकर उसको आप सेंक्टिफाई कर सकते हैं। ये आप कुछ होने से पहले इजाज़त नहीं, मेरा ख्याल है कि इजाज़त नहीं ले सकते। उसमें ये इजाज़त नहीं है कि आप जाएं और कहें जी इलेक्शन मैं नहीं करवा सकता। मेरा नहीं ख्याल कि ये उसके अंदर गुंजाइश मौजूद है। तो फिर आप समझते हैं कि वजारत ख़जाना बेहतर है कि फ़ंड्स दे, वजारत दाखिला बेहतर है कि सिक्योरिटी फराम करे, और वजारत दिफा भी, और इलेक्शन फिर अपने वक्त पर आइन के मुताबिक ही हो तो बेहतर है? जी, उनके पास बेहतर नहीं है, ये आइनी ज़रूरत है। और ये आइन ये भी कहता है कि तमाम जो हुकूमती इदारे हैं वो इलेक्शन कमीशन की मदद में आएंगे कि वो इलेक्शन होल्ड कर सके।
तो ये सब जो मामलात हैं इनमें बहुत इबाहम पैदा हो गया है। हुकूमत का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। हुकूमत ने पैसे भी देने हैं, हुकूमत ने सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी है, और अगर फ़ौज की ज़रूरत है इलेक्शन में तो वो भी उनको भी आना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, मगर इस वक्त वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि आपकी पार्टी चाहती नहीं है कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे, और जाहिर है अब नज़र आ रहा है कि IMF की शराइत पूरी करने के लिए और प्रोग्राम बहाल करने के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा, फिर आज गैस की कीमतों में इजाफे का फैसला हो गया, पेट्रोल डीजल की कीमतें भी मुमकिन तौर पर आगे बढ़ेंगी, तो आपकी पार्टी नहीं है IMF प्रोग्राम की बहाली की सूरत में इलेक्शन में जाने को तैयार। आप भी समझते हैं कि ये बहुत मुश्किल है इलेक्शन जीतना अब आप लोगों के लिए सुबाई? देखिए, ये वो फैसले हैं जो आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले होने चाहिए थे, नहीं हुए। आज इस हुकूमत ने ये फैसले करने हैं क्योंकि आपको कोई चॉइस नहीं है। तो मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ कि ये चॉइस नहीं है पार्टी के पास या हुकूमत के पास कि वो इलेक्शन में जाए या ना जाए। इलेक्शन होने अपने वक्त पर, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो पार्टी ने इलेक्शन लड़ना है, वो जाएंगे, अपना बयानिया लेकर जाएंगे, आवाम को बताएंगे कि हमने क्या मुश्किल फ़ैसले किए हैं, क्यों किए हैं, और ये जो जमात इक़्तिदार में होती है उसका बयानिया, उसकी परफॉर्मेंस होती है, तो वही लेकर आपको जाना पड़ेगा। मतलब ये इस परफॉर्मेंस के साथ फिर कैसे जाएंगे जिसमें गुज़िश्ता 4 महीनों में फ़ैसलों में ताख़ीर करके और ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया गया, जो बड़े बड़े दावे किए थे आंखों में आंखें डालने के, अब वही कर रहे हैं, स्टाफ लेवल मुआहदे तक के लिए सब कुछ इकदाम करने पड़ रहे हैं, वैसे IMF चला गया, क्या क्या कारकर्दगी दिखाएंगे? देखिए, वो आपको उनको जवाब देना पड़ेगा कि जो आपने फ़ैसले किए हैं वो क्यों किए हैं, अगर बर वक्त नहीं किए तो क्यों नहीं कर सके। तो आपका बयानिया तो सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो या बुरी हो, वो आपका बयानिया वही होगा। और सब ये जो गिरफ्तारियों का सिलसिला है, ज़ाहिर है फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी पर आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे, आपने उनका इजहार भी किया। अब शौकत तरीन साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा और फिर वज़ीर दाखिला का कहना कि गिरफ्तारी की इजाज़त दे दी गई है। गिरफ्तारियों का शौक़ पिछली हुकूमत को था, आप समेत मुतादिद रहनुमा गिरफ्तार हुए, जेल में जिस कंडीशंस में रखा गया वो भी बहुत काबिल मज़म्मत है। क्या आपकी हुकूमत को भी ये सिलसिला जारी रखना चाहिए कि अब शौकत तरीन साहब तक नौबत आए एक ऑडियो लीक की वजह से? देखिए, ये हुकूमतों का शौक़ होते हैं गिरफ़्तार करने के लोगों को। साबका हुकूमत को, इमरान खान साहब को बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। इस हुकूमत को कम अज़ कम ये मशगला नहीं अपनाना चाहिए। शौकत तरीन साहब ने अगर कानून तोड़ा है, उनकी शिकायत आ गई है, पर्चा दर्ज अगर हो गया है तो उनकी ट्रायल होनी चाहिए। उनको गिरफ़्तार करने का कोई जवाज़ मुझे नज़र नहीं आता। आप हाँ ECL पर डाल सकते हैं कि मुल्क से फ़रार ना हो सकें, वो भी उनको अगर उनकी ज़रूरत हो तो अदालत उनको रिलीफ दे सकती है, लेकिन आप मुकदमा दर्ज करें और ट्रायल करें, ये इंसाफ का तकाजा है। ये अगर इमरान खान ने साल साल लोगों को जेल में डाला है तो कम अज़ कम हमें उसको दोहराना नहीं चाहिए, उस गलत कदम को। और साहब, और आपने ये भी कहा कि मरीम नवाज़ मेरी लीडर नहीं है, वो अगर पार्टी सदर बनेंगी तो सोचूंगा। आपके लीडर नवाज शरीफ हैं, मगर आप फिर हैं किस बात के हामी? ज़ाहिर जब वो सीनियर नायब सदर बनी तो आप मुस्ताफ़ी हुए सीनियर नायब सदर के ओहदे से, मगर आपने हमारे प्रोग्राम में कहा कि आपको कोई इख्तलाफ नहीं है, आप चाहते हैं कि उन्हें काम करने का मौका मिले, मगर आप समझते हैं कि पार्टी के अंदर एक बाकायदा तौर पर डेमोक्रेटिक इलेक्शन का कल्चर होना चाहिए, उसी के तहत अब पार्टी में आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, देखें, ये मेरा एक असूली फ़ैसला है और मैंने इस फ़ैसले से बहुत पहले जमात को आगाह कर दिया था कि अगर कोई नई लीडरशिप आती है, मरीम नवाज़ साहबा आती हैं, तो फिर कम अज़ कम मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं रह सकता, क्योंकि हम नवाज शरीफ साहब के साथी हैं, पिछले 35 साल से हैं। तो अब मरीम साहबा आई हैं, उनको मौका मिलना चाहिए, वो काम करें। हम मुशावरत के लिए उनके लिए हाजिर हैं, जमात जो जिम्मेदारी लगाएगी उसके लिए हाजिर हैं, लेकिन ये मुनासिब नहीं है, ना मेरे लिए अच्छा है ना उनके लिए अच्छा है कि मैं इस ओहदे पर रहूँ। ये बुनियादी बात है, इसमें कोई नाराज़गी नहीं है, कोई भाम नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। फैसला जो पार्टी लीडरशिप करती है मुझे कबूल है, मुझे उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं रह सकता जहाँ वो एक लीडरशिप रोल में होंगी, क्योंकि ये जो एक रिश्ता है हमारा आपस में भी, और जो सियासी रिश्ता पिछले 35 साल से मियाँ नवाज शरीफ के साथ है, उसका तकाजा है कि मैं इस मनसब पे ना हूँ और उनको फ्री हैंड मिले। अच्छा, फिर ये तो फिर तकरीबन तय है कि आप मुस्तकबिल में नून लीग का हिस्सा नहीं होंगे। बहुत मुश्किल है कि शरीफ ख़ानदान अपने से बाहर किसी को पार्टी सदारत देगा। नहीं, मैं पार्टी की सदारत का बिल्कुल उम्मीदवार नहीं हूँ, ये तो बिल्कुल गलत बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उम्मीदवार हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई और बने,
क्योंकि आप मरीम नवाज साहिबा की किसी के वो सदारत में कुछ पार्टी का हिस्सा में या पार्टी में कुछ करने को तैयार नहीं है, तो शरीफ खानदान से कोई बनेगा नहीं। अगर कोई जमात में से कोई और शख्स आता है, शहबाज शरीफ साहब आज सदर हैं, हम उनके साथ हैं, मैं उनकी काबीना का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन जो जिम्मेदारी मुझे देते हैं मैं करता हूँ। जब अगर एक जनरेशनल चेंज आता है, मरीम साहिबा सामने आती हैं उस रोल के अंदर, तो फिर यकीनन हमारी वहाँ पर जो गुंजाइश है, वो जो सियासत का तकाजा है कि हम फिर एक कोई नया रोल अपना ज़िंदगी में ढूंढें। वैसे मगर इसका ताल्लुक इस बात से है कि वो सेकंड जनरेशन है, यानी कि अगर हमजा शहबाज हो या कोई और हो तब भी आपका यही मौक़िफ़ होगा, सिर्फ मरियम से या मरियम का इशू है? जी नहीं, कोई भी और हो जो सियासत में जो हमारे बाद आया हो, तो यकीनन ये सियासत का तकाजा होता है कि एक सीनियरिटी होती है, एक जूनियर लोग होते हैं, तो ये आपका फ़ैसला है, कोई ये लाजमी बात नहीं है। लेकिन मेरा ज़ाती फ़ैसला यही है कि मेरा वहाँ रहना पार्टी के लिए कोई मुस्बत बात नहीं होगी, इसलिए मैं जमात के साथ हूँ, जो जमात हुक्म करेगी उसका भी पाबंद हूँ, और अगर मैंने सियासत करनी है तो मैं इसी जमात के साथ करूँगा। भाई साहब, डेमोक्रेसी में सीनियर जूनियर पर फैसला होगा या अवाम किसको कबूल करते हैं? अगर वो क्राउड पुलर हुई या फ्यूचर में वो आपके लिए वोट ले सकती हैं, तो आप इस बात पर करेंगे या सीनियर जूनियर पर फैसला करेंगे? जी बिल्कुल, वो अवाम का फैसला है। मेरा फैसला ये है कि मैं उनके रास्ते में हाइल ना हूँ। मैं उनके वालिद का दोस्त हूँ, हम बहुत से जो लोग हैं उनके वालिद के दोस्त हैं, उनके वालिद के साथी हैं, 35 साल गुजर गए हैं, अच्छे बुरे वक्त के साथी हैं। तो अब अगर एक चेंज आता है लीडरशिप के अंदर, तो हम पर मैं समझता हूँ ये एक इखलाकी जिम्मेदारी है कि उस मामले को फ्री हैंड दें और आगे चलने दें। हमने ये बेनज़ीर साहिबा के मामले में देखा था कि इस मामले के क्या असरात होते हैं। बहुत शुक्रिया साबिक़ वज़ीर आज़म सैयद रबाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमें ब्रेक शामिल करते हैं, IMF के साथ मामला कहाँ तक पहुँचे बात करेंगे ब्रेक के बाद। हुकूमत IMF की शराइत पूरी करके स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए तेज़ी से आगे बढ़ रही है ताकि IMF की किस्त जल्द अज जल्द हासिल की जाए। IMF का वक्त पाकिस्तान में रहा, 10 दिन मुज़ाकरात किए, मगर स्टाफ लेवल मुआहदा किए बगैर वापस चला गया, और अब वाज़ेह हो रहा है कि IMF स्टाफ लेवल मुआहदे से पहले ही शराइत की तकमील का मुतालबा कर रहा था, और इन्हीं शराइत को पूरा करने के लिए अब हुकूमत फौरी तौर पर बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करने जा रही है। डीजल की कीमतों में पेट्रोलियम लेवी मजीद बढ़ाकर 50 रुपये फ़ी लीटर की जाएगी। इसके अलावा सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए जल्द अज जल्द तकरीबन 170 अरब रुपए का मिनी बजट भी लाया जाएगा, जिसमें सेल्स टैक्स में 1% इजाफे की तवक्को है और सिगरेट और मशरूबात पर भी टैक्स में इजाफा मुतवक्को है। नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से कैश निकालने पर टैक्स मुतवक्को है, और इसके अलावा दरामदात पर फ्लड लेवी लगाने की भी तजवीज़ है। और आज हुकूमत ने डोमेस्टिक, कमर्शियल और पावर सेक्टर के लिए गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। मज़ीद क्या इक़दाम होने जा रहे हैं? ज़ाहिर इससे महंगाई आएगी, बोझ आवाम पर पड़ेगा, मगर $3 अरब से भी कम के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, और हुकूमत इस वक्त डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन में इस वक्त मुल्क खड़ा है। हमारे साथ मेहताब हैदर साहब मौजूद है। मेहताब साहब, बहुत शुक्रिया। मज़ीद क्या ऐसे फैसले होने जा रहे हैं, और क्या हुकूमत तवक्को कर रही है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए? देखें, इस टाइम वर्चुअल टॉक्स पाकिस्तान और IMF की जो टीम है उसके दरमियान जारी हैं, और पाकिस्तान ने जो मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ की कॉपी IMF का वफ़द जो है वो उसने भिजवाई थी जब टॉक्स कंक्लूड हुई, तो आज पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने उस पर अपने कमेंट्स वापस भिजवाए हैं, और अभी भी ये तवक्को की जा रही है कि बाय एंड ऑफ दिस वीक पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन इस दफ़ा एक फ़र्क है सर, वो फ़र्क ये है कि पहले ये होता था कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता था, उसके बाद प्रायर एक्शंस होते थे। इस दफ़ा बिल्कुल उसके उलट है, प्रायर एक्शंस हम पहले ले रहे हैं। आपने देखा कि लास्ट ECC में सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान की मंजूरी दी गई, जिसमें क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में और एक सरचार्ज की मद में कोई 7-7.5 रुपये लगाए गए। लेकिन IMF की उसके अंदर प्रिस्क्रिप्शन ये है कि बेस टैरिफ के अंदर भी इजाफा किया जाए। अब देखना ये है कि ये निगोशिएशंस के नतीजे में हुकूमत बेस टैरिफ में 4 रुपये 6 पैसे का जो IMF मुतालबा कर रहा है वो बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी। और आज ECC की मीटिंग में गैस का जो टैरिफ है वो कुछ 16.6% से लेकर 124% तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। अभी इसके अलावा मिनी बजट जो है वो लाना है, और उम्मीद है कि विद इन दिस वीक ऑर्डिनेंस के ज़रिए 170 अरब रुपए के टैक्सेस लगा दिए जाएंगे।
इसके अलावा आज ही ECC ने BISP की जो एलोकेशन थी उसमें 40 अरब रुपए का इजाफा किया है और उसको बढ़ाकर 360 से 400 अरब रुपए कर दिया गया है। तो हम उसी तरफ मूव कर रहे हैं जो IMF की कंडीशनैलिटी थी। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है सर वो ये है कि इस टाइम जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का टारगेट है फॉर एंड जून उस पे और NIR का जो नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स का टारगेट है उस पे IMF के साथ बड़ी क्रूशल किस्म के मुज़ाकरात होने हैं और वो मुज़ाकरात में जब कोई फिगर फाइनल हो जाएगा तो उसके बाद ही स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा। और ये सबसे ज़्यादा क्रूशल है चूँकि ये इक़दाम तो हमारे हाथ में है, चाहे बिजली की कीमत बढ़ानी हो, गैस की कीमत बढ़ानी हो, और इसके नतीजे में डेफिनेटली महंगाई जो इस टाइम 27.6% पे खड़ी है ये 30% को अगले महीने ही क्रॉस कर जाएगी और इससे बाद 35 को भी टच कर सकती है। लेकिन डॉलर्स बनाने की मशीन हमारे पास मौजूद नहीं है। तो ये जो बायलैटरल और मल्टीलैटरल से कन्फर्मेशन है ये मैं समझता हूँ इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट स्टिकिंग पॉइंट है। हुआ क्या क्योंकि दिसंबर से कहना शुरू किया था इसहाक डार साहब ने कि सऊदी अरब से पैसे आ जाएंगे, फिर दोस्त ममालिक से आ जाएंगे, नहीं आए। फिर यही खबरें आई कि दोस्त ममालिक भी कह रहे हैं कि पहले आप IMF के प्रोग्राम में जाएं, उनकी शराइत पर अमल करें। तो अब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा तो पैसे आ जाएंगे या फिर बोर्ड अप्रूवल देगा फिर पैसे आएंगे, कैसे होगा? देखें यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। चूंकि एक तरफ हमें दोस्त ममालिक ये कह रहे हैं कि आप IMF के पास जाएं, IMF हमें ये कह रहे हैं कि वहाँ से कंफर्मेशन चाहिए। अब देखना ये है कि हुकूमत वक्त इसको किस तरह से रिजॉल्व करती है। लेकिन ये रिजॉल्व किए बगैर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं होगा। जब IMF की टीम यहाँ से गई थी तो ये कहा जा रहा था कि IMF जो है वो उनसे कंफर्मेशन कर रहा है, मल्टीलैटरल से भी और बायलैटरल से भी। वो कंफर्मेशन जब हो जाएगी तो इसका NIR का टारगेट भी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो हमने जो पहुंचाने हैं जून एंड तक वो भी हमें रिक्वायर्ड है। मैं थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी आपको बताऊं। देखें जो हमने डेट सर्विसिंग है हमारी वो $8 बिलियन मज़ीद हमने रीपे करने हैं और उसमें से $5 बिलियन अनफुलफिल्ड है अभी भी। $3 बिलियन उसमें जो है वो कमिटमेंट है जिसमें जो ज़्यादातर रोल ओवर है, डिपॉजिट्स का रोल ओवर है। इसके अलावा 3 से 4 बिलियन डॉलर्स का करंट अकाउंट डेफिसिट है। और अगर हमने अपने फॉरेन करेंसी रिजर्व्स को बिल्ड अप करना है जो कि इस टाइम 2.9 पे खड़े हैं तो उसके लिए 2 से 3 बिलियन डॉलर्स मजीद भी चाहिए। अगर 5 से 6 बिलियन डॉलर्स भी एंड जून में रखना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि हमें 12 से 13 बिलियन डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है इन नेक्स्ट 5 मंथ्स एंड दैट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पे पाकिस्तान और IMF को एग्रीमेंट पे जाने के लिए इसकी कंफर्मेशन भी करनी पड़ेगी और इनको मटेरियलाइज भी करवाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। बता रहे थे आज के प्रोग्राम में इतना ही। दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।